किसी कविता या गीत को सुनकर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इसकी धुन, इसकी लय इतनी आकर्षक क्यों है? बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों को एक खास संगीत में पिरोया गया हो। हाँ, आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हाँ, जो एक सामान्य से वाक्य को एक यादगार कविता बना देता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं और ये बताते हैं कि इस कोड का एक नाम भी है, छंद। इसे कहा। और ये कोड कोई साधारण कोड नहीं है। ये कविता की वो छिपी हुई भाषा है जो तय करती है कि कोई पंक्ति हमें शांत महसूस कराएगी या जोशीला, या फिर सोचने पर मजबूर कर देगी। हाँ, छंद सिर्फ नियम नहीं है, ये कविता का धड़कता हुआ दिल है। आज हम देखेंगे कि कैसे मात्राओं और अक्षरों का ये गणित हमारी भावनाओं को जन्म देता है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। आखिर ये छंद है क्या? हमारे नोट्स में इसकी एक परिभाषा दी गई है। हाँ, जो कहती है छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को ही छंद कहते हैं। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? बिल्कुल, बहुत शास्त्रीय लगता है। हाँ, थोड़ा सा। अगर आसान भाषा में कहें तो ये शब्दों को एक फ्रेम में फिट करने का तरीका है, जिससे वो सुनने में लयबद्ध या म्यूजिकल लगे। सही। एक तरह का वर्बल डिसिप्लिन जो शब्दों को आवारा घूमने से रोकता है और उन्हें एक खास धुन में बांध देता है। बहुत अच्छा कहा आपने, वर्बल डिसिप्लिन। और जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, ये डिसिप्लिन कोई नया नहीं है। अच्छा। इसका सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद में मिलता है और इसे एक शास्त्र का रूप देने का श्रेय ऋषि पिंगल को जाता है। तो हम एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान की बात कर रहे हैं। वाह! तो अब किसी भी कोड को समझने के लिए उसके सबसे छोटे हिस्सों को समझना जरूरी है। नोट्स में छंद के कुछ अंग या हिस्से बताए गए हैं, जैसे चरण यानी कविता की पंक्ति, यति यानी वो ठहराव जहां हम सांस लेते हैं, और तुक यानी राइम, जो हम सब जानते हैं, जैसे सागर और उजागर। हाँ, ये तो काफी सीधे साधे हिस्से लगते हैं, सतह पर तो लगते हैं। लेकिन नोट्स में एक चीज का जिक्र है जो इस कोड का सबसे जटिल और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो क्या है? गण। गण। हाँ, ये 3 अक्षरों का एक खास पैटर्न या ब्लॉक होता है। इनकी कुल संख्या 8 है और नोट्स में इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत पुराना एक सूत्र दिया गया है, यमाता राजभान सलगा। हाँ, वही। एक मिनट, यमाता राजभान सलगा, ये तो किसी मंत्र जैसा लगता है और ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा उलझाने वाला भी है। लगता है। क्या एक कवि सच में लिखते समय ये यमाता राजभान सलगा का हिसाब लगाता है, या ये सिर्फ कविता बन जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम करने जैसा है? इट फील्स अ बिट टू मैथमेटिकल फॉर अ क्रिएटिव प्रोसेस। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है दोनों। शुरुआत में ये गणित जैसा लगता है, लेकिन असल में ये संगीत के नोट्स की तरह है। संगीत के नोट्स? हाँ, जैसे संगीत में सा रे गा होता है, वैसे ही कविता में ये गण होते हैं। चलिए इस सूत्र को तोड़कर देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें मगण का पैटर्न जानना है, तो सूत्र में माँ से शुरू होने वाले 3 अक्षर लीजिए, माँ ता रा। माँ ता रा, तीनों बड़े अक्षर हैं। हाँ, तीनों गुरु। तो इसका साउंड पैटर्न हुआ धा धा धा। धा धा धा। एक भारीपन, एक गंभीरता है इसमें। अब यगण को देखते हैं। य से शुरू कीजिए, य मा ता, यानी लघु गुरु गुरु। बिल्कुल। इसका साउंड पैटर्न हुआ द ध ध। इसमें एक उठान है, एक हल्कापन है। अच्छा। तो कवि सीधे सीधे ये गणित नहीं लगाता, लेकिन सालों के अभ्यास से उसे इन साउंड पैटर्न्स का अंदाजा हो जाता है। उसे पता होता है कि अपनी बात में वजन डालने के लिए धाधा धा जैसा साउंड चाहिए, या उठान देने के लिए धधा ध जैसा। एकदम सही। ये उसके उंगलियों में बैठ जाता है, जैसे किसी सितार वादक की उंगलियों में राग। समझ गई। तो ये कविता के म्यूजिकल नोट्स हैं और कवि इन्हीं नोट्स को अलग अलग क्रम में सजाकर कविता का पूरा संगीत तैयार करता है। चलिए, ये दिलचस्प है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, इन नोट्स और पैटर्न्स से किस किस तरह के संगीत यानी किस किस तरह के छंद बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नोट्स के मुताबिक छंदों के 3 बड़े परिवार हैं। 3 परिवार? हाँ, पहला है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, मतलब अक्षर को बोलने में कितना समय लगता है ये मायने रखता है। और ये हिंदी कविता का सबसे लोकप्रिय परिवार है शायद। बिल्कुल। दूसरा परिवार है वार्णिक छंद का। इसमें मात्राओं के समय से ज्यादा अक्षरों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। सही कहा। और तीसरा है मुक्तक छंद, यानी फ्री वर्स, जो आज की ज्यादातर कविताओं में इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई तय नियम नहीं होता।
ठीक है, तो आज हम इन दो परिवारों पर ध्यान देते हैं, मात्रिक और वार्णिक, जहां वो वर्बल डिसिप्लिन दिखाई देता है। बिल्कुल। चलिए, मात्रिक छंद से शुरू करते हैं। ठीक है। तो मात्रिक परिवार के अंदर भी 3 तरह के सदस्य हैं। पहले हैं सममात्रिक। सम यानी बराबर। हाँ, तो ऐसे छंद जिनकी हर पंक्ति में बराबर मात्राएं होती हैं। एक सीधी, सपाट और स्थिर लय। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद चौपाई है। हाँ, नोट्स के मुताबिक इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हाँ, जैसे हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हम्म, हम सबने इसे सुना है हम्म। और इसकी लय दिमाग में बैठ जाती है। और क्या? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शायद इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। हाँ, यही 16 मात्राओं की बराबर और सरल लय है जो इसे इतना सहज और यादगार बनाती है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक सीधा प्रवाह है, जैसे कोई नदी बह रही हो। अच्छा, यही वजह है कि ये भक्ति और कथा कहने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये आपको सोचने पर नहीं, बल्कि प्रवाह में बहने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो चौपाई जैसे सममात्रिक छंद में एक सीधी स्थिर लय है, लेकिन कई बार कविता में एक उतार चढ़ाव होता है, हाँ, एक स्विंग होता है। हाँ, एक ठहराव होता है। बिल्कुल। कबीर या रहीम के दोहों में ऐसा बहुत महसूस होता है। वो इसी श्रेणी में आते हैं या उनका गणित कुछ अलग है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो दूसरे सदस्य हैं, अर्ध सममात्रिक। अर्ध यानी आधा। तो इसमें आधे चरण एक जैसे होते हैं। हाँ, और इसका बादशाह है दोहा। नोट्स बताते हैं कि इसमें पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी चौथी में 11-11। अरे वाह! मुझे याद है स्कूल में जब शिक्षक हमें दोहे का अर्थ समझाते थे, तो वो हमेशा पहली पंक्ति के बाद रुकते थे। रहमन पानी राखिए, फिर एक पॉज, बिन पानी सब सून। हाँ, अब समझ में आया कि वो सिर्फ अर्थ समझाने के लिए नहीं, बल्कि छंद की बनावट यानी यति के कारण भी रुकते थे। वो 13 मात्राओं का गणित उन्हें रुकने पर मजबूर करता था। एकदम सही। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ फोर्सेस यू टू पॉज एंड थिंक। और यही दोहे की खूबसूरती है। वो आपको एक विचार देता है 13 मात्राओं में। फिर आपको उस पर सोचने का एक पल देता है। वो यति या ठहराम, और फिर उस विचार को 11 मात्राओं में पूरा करता है। और नोट्स में दोहे के ठीक बाद सोरठा का जिक्र है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो दोहे का ठीक उल्टा है। मतलब 11-13 का पैटर्न है। हाँ, और ये सिर्फ गणित का उल्टाव नहीं है, ये एहसास का उल्टाव है। ये लय का मनोविज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, दोहा की शुरुआत भारी होती है, 13 मात्राएं, जैसे कोई गहरी बात कही जा रही हो। और अंत हल्का होता है, 11 मात्राएं, जैसे बात को सोचने के लिए छोड़ दिया गया हो। सोरठा इसका उल्टा करता है। वो हल्की शुरुआत से आपका ध्यान खींचता है और फिर अंत में भारी होकर अपनी बात पर वजन डालता है। तो कुल मात्राएं उतनी है, लेकिन प्रभाव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से कविता का डीएनए कोड है। पर डीएनए में तो म्यूटेशन यानी बदलाव की गुंजाइश होती है। हाँ, क्या कवियों ने कभी इन नियमों को और भी ज्यादा तोड़ा मरोड़ा है? क्या कोई हाइब्रिड छंद भी है? बिल्कुल है। और यहीं पर मात्रिक परिवार का तीसरा सदस्य आता है, विषम मात्रिक। हाइब्रिड छंद, वाह! नोट्स में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कुंडलिया। ये असल में 2 अलग-अलग छंदों को मिलाकर बनती है। 2 छंदों को मिलाकर। जी, एक दोहा और एक रोला। इसकी पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं, 13-11 वाली, हाँ। और बाद की 4 पंक्तियां रोला की, जिनमें हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये काव्यात्मक लेगो ब्लॉक्स की तरह है। बिल्कुल सही शब्द है। ये तो कमाल है। मतलब एक छोटी गहरी बात कहने के लिए दोहे का इस्तेमाल किया। और फिर उसी बात को और विस्तार देने के लिए रोला का बड़ा कैनवस जोड़ दिया। ये तो बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। ना? कुंडलिया की खासियत यही है कि जिस शब्द से ये शुरू होती है, अक्सर उसी शब्द पर खत्म होती है। और दोहे की आखिरी पंक्ति रोला की पहली पंक्ति बनकर दोहराई जाती है। तो एक विचार को पकड़कर उसे घुमा फिराकर श्रोता के दिमाग में पूरी तरह से स्थापित कर देती है। बिल्कुल। वाह! अब तक हमने मात्राओं के वजन और समय की बात की, लेकिन आपने एक और परिवार का जिक्र किया था, वार्णिक छंद, हाँ, जहां नियम कुछ और हैं। ये कैसे अलग हैं? चलिए फर्क महसूस करते हैं। वार्णिक छंद में मात्राओं के वजन, मतलब छोटा या बड़ा होने से ज्यादा अक्षरों की संख्या यानी गिनती पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका संगीत अक्षरों की गिनती से आता है, उनके वजन से नहीं। सही। तो क्या इसका मतलब है कि इनकी पंक्तियां ज्यादा भरी हुई या लंबी होती हैं? आमतौर पर हाँ। चलिए एक तुलना करते हैं। मात्रिक छंद की चौपाई की एक पंक्ति है, मंगल भवन अमंगलहारी। 16 मात्राएं, हल्की और बहने वाली लगती हैं। अब एक वार्णिक छंद घनाक्षरी
का अंदाज देखिए, जिसमें 31 से 33 अक्षर होते हैं। इसकी एक पंक्ति है, झनन झनन झनकारत झांझ चहूं ओर। ओह, हाँ, फर्क साफ सुनाई दे रहा है। दूसरी पंक्ति बहुत ज्यादा भरी हुई, डेंस और दमदार है। ऐसा लग रहा है जैसे शब्दों की एक फौज मार्च कर रही है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। दमदार। घनाक्षरी का इस्तेमाल अक्सर वीरता, युद्ध या किसी भव्य दृश्य का वर्णन करने के लिए होता है। क्योंकि इसके 31 अक्षरों का ढांचा ही उस भव्यता और वजन को जन्म देता है। बिल्कुल, यहाँ संगीत अक्षरों की संख्या से पैदा हो रहा है। इसी तरह सवैया है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और उसका अपना एक अलग श्रृंगारिक और चंचल प्रवाह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि सिर्फ शब्द नहीं चुनता, वो अपनी बात के मूड के हिसाब से छंद का पूरा ढांचा चुनता है। हाँ, भक्ति के लिए चौपाई नीति के लिए दोहा। और वीरता के लिए घनाक्षरी। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर सीन के हिसाब से कैमरा एंगल या बैकग्राउंड म्यूजिक चुनता है। तो छंद कविता का बैकग्राउंड स्कोर है। हाँ, जो हमें बताता है कि हमें क्या महसूस करना है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने कविता के पीछे के सीक्रेट कोड यानी छंद को समझने की कोशिश की। उसके सबसे छोटे हिस्सों जैसे गण के म्यूजिकल नोट्स से लेकर उसके बड़े परिवारों, मात्रिक और वार्णिक तक की यात्रा की। और निष्कर्ष ये है कि छंद कविता का वो अदृश्य ढांचा है जो उसे लय, संगीत और एक आकार देता है। ये सिर्फ नियमों का एक समूह नहीं है, नहीं, बल्कि ये नियंत्रित करता है कि कविता सुनने वाले को कैसी फील देगी, उस पर क्या असर छोड़ेगी। इसे समझना कविता के बनने की प्रक्रिया को देखने जैसा है। चौपाई की सीधी सरल लय से लेकर कुंडलियां के जटिल ताने बाने तक सब कुछ एक खास सुनने का अनुभव और भाव पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमारे नोट्स के आखिरी हिस्से में वार्णिक छंदों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसमें मालिनी, जिसमें 15 वर्ण होते हैं, और घनाक्षरी, जिसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं, जैसे कई नाम हैं। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि अगर हम मालिनी छंद में लिखी एक कविता सुने और फिर घनाक्षरी छंद में लिखी दूसरी कविता सुने, तो क्या हमारे कान अब इन नियमों को जाने बिना भी उनकी बनावट के फर्क को पकड़ पाएंगे? अच्छा सवाल है। और ये छुपा हुआ गणित, ये अदृश्य इंजीनियरिंग हमारी भावनाओं पर कितना गहरा असर डालती है, जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं चलता।